गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, द पॉलिटिकल सिस्टम थियरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था सिद्धांत की चर्चा के पूर्व हम सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की पहले चर्चा करेंगे। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की संकल्पना सबसे पहले 1920 के दशक में लुडविग वॉन बर्टनलफी नाम के प्रसिद्ध जीव विज्ञान शास्त्री की रचनाओं में पाई जाती है। उसने 1920 से 30 में विज्ञान के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया था। सामाजिक शास्त्रों में इसका प्रारंभ सबसे पहले सामाजिक मानव विज्ञान में इमाइल दुर्खिम की रचनाओं में और A.R. रैडक्लिफ ब्राउन और ब्रोनिस्ला की रचनाओं में स्पष्ट रूप से हुआ। सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों लेखकों ने जो सैद्धांतिक आविष्कार किए, उनका प्रभाव राजनीतिक शास्त्र पर दो समाज शास्त्रियों रॉबर्ट के मर्टन और टॉलकट पार्सन्स के माध्यम से आया। राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में डेविड स्टन तथा ग्रेवियल आमंड और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में मार्टन कैप्लान ने इस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण काम किया। व्यवस्था की संकल्पना लुडविग वॉन बर्टनलफी नामक जीव विज्ञान शास्त्री द्वारा 1920 के दशक में प्रकाशित अपनी रचनाओं में इस अवधारणा के जीवशास्त्र में प्रयोग करने की बात कही गई और तभी से यह विचार सभी शास्त्रों में फैलता गया। परंतु इस अवधारणा का समाज विज्ञानों में व्यापक प्रयोग मुख्य रूप से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। सन 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में डेविड स्टन ने राजनीतिक विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार ऐसा सिद्धांत निर्माण करने की धारणा व्यक्त की गई जिसमें सभी सामाजिक विज्ञान समा जाए। राजनीतिक व्यवस्था में दो शब्द राजनीतिक और व्यवस्था है। राजनीतिक शब्द सत्ता अथवा शक्ति का सूचक है। कोई भी संघ या समुदाय राजनीतिक तभी कहलाता है जब वह संप्रभु राज का अंग होता है और उसकी आज्ञा के पालन के पीछे संप्रभुता की शक्ति होती है। व्यवस्था शब्द का प्रयोग अंतर क्रियाओं के समूह का संकेत करने के लिए किया जाता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार व्यवस्था एक मिश्रित संकलन है, संबद्ध वस्तुओं अथवा अंशों का समूह है, भौतिक या अभौतिक वस्तुओं में संगठित समूह है। A system is a complex whole, a set of connected things or parts, organized body of material or immaterial thing। व्यवस्था में एकता, नियमितता, संपूर्णता, संगठन, संबद्धता, संयुक्तता तथा अंशों अथवा भागों की अन्योन्याश्रयिता पाई जाती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ उन अन्योन्याश्रित संबंधों के समूह को कहा जा सकता है जिसके संचालन में सत्ता या शक्ति का हाथ होता है। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में डेविड स्टन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सन 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतर्क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। व्यवस्था विश्लेषण की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित करने की चेष्टा है। जेम्स एन रोजनाउ ने सन 1960 में ही अपनी पुस्तक में लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अध्ययन में जो नवीन प्रवृत्तियां विकसित हो रही है
उनमें संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय प्रवृत्ति पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को व्यवस्था मानकर चलने की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक क्रियाशील गतिमान व्यवस्था है और विशिष्ट काल में उसका विशिष्ट रूप रहता है। जैसे मानव शरीर में क्रम से बचपन, किशोरावस्था, यौन और जरावस्था आती है। यदि एक व्यवस्था के समस्त अंग समान रूप से विकसित होते हैं तो वह स्वस्थ विकास होता है। जैसे सावयव में एक ही विशिष्ट अंग का बढ़ना रोग का लक्षण है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब एक राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो उठता है तो युद्ध होते हैं। जिस प्रकार शरीर में बहुत अधिक असंतुलन हो जाता है तो ज्वर आदि उस असंतुलन को संतुलित करने में तीव्र कदम होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में जब गहरे असंतुलन होते हैं तो क्रांतियां होती हैं और उसके बाद नया संतुलन स्थापित हो जाता है। व्यवस्था सिद्धांत राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की देन है। व्यवस्था सिद्धांत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे जेम्स रोजनो, बोल्डिंग, मैकक्लीलैंड, जॉर्ज लिस्का व आर्थर लिबर्स आदि ने। परंतु इस व्यवस्था सिद्धांत को सैद्धांतिक एवं विस्तृत रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टिन कैपलान महोदय ने ही प्रस्तुत किया है। व्यवस्था सिद्धांत की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। जैसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निर्भरता एवं क्रमबद्धता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधों के भीतर एक स्तर में परिवर्तन आने से दूसरे स्तर में भी परिवर्तन आता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तो है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का कोई केंद्र नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार तीसरी मान्यता के अंतर्गत राष्ट्रीयकर्ता के रूप में राष्ट्र को रखा जाता है और अधिराष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में संयुक्त राष्ट्र, नेटो आदि जैसे संस्थाओं को। चौथी मान्यता के रूप में कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य कर्ता राज्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही इन्हीं के मध्य होती है। और पांचवा मान्यता के रूप में कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहिए और राष्ट्र राज्य के नेताओं के व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए। इन सभी मान्यताओं के आधार पर कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 6 प्रतिमानों की चर्चा की है, जिनमें पहला प्रतिमान के रूप में है शक्ति संतुलन व्यवस्था, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। शक्ति संतुलन व्यवस्था 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रचलित शक्ति संतुलन सिद्धांत से मिलती जुलती है। इसमें राजनीतिक उपपद्धति का अभाव होता है। इसमें 2 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें पहला आवश्यक कार्यकर्ता और दूसरा अन्य लघु कार्यकर्ता। महत्वपूर्ण आवश्यक कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय कार्यकर्ता होते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन आदि। और अन्य लघु कार्यकर्ताओं में छोटे छोटे देशों को शामिल किया जाता है। कैपलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था के 6 अपरिहार्य नियम हैं, जिसमें पहला है प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए, परंतु उसके लिए भी युद्ध के स्थान पर बातचीत व समझौते को महत्व देना आवश्यक है। दूसरा नियम है प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यकर्ता का मुख्य दायित्व यह है कि वह अपने हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे, और चूंकि क्षमताओं के विकास के बिना हितों की सुरक्षा संभव नहीं है, इसलिए आवश्यक हो तो युद्ध का जोखिम उठाकर अपनी सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए। तीसरा नियम है युद्ध की व्यवस्था में मुख्य विरोधी राज्य का सर्वनाश करने की अपेक्षा
युद्ध को बंद कर देना ही अच्छा है। इस तरह किसी भी कार्यकर्ता को निकाला नहीं जाता। चौथे नियम है, उस गठबंधन या राष्ट्र का पूर्ण रूप से विरोध किया जाना चाहिए जो व्यवस्था में सबसे अधिक शक्ति ग्रहण कर सर्वप्रधानता की स्थिति में पहुंचना चाहता है। पांचवा नियम है, ऐसे कर्ताओं का विरोध करना जरूरी है जो राष्ट्रों की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाले सिद्धांतों या संगठनों में आस्था रखते हों। और छठा नियम है, किसी भी मुख्य हारे राष्ट्र को व्यवस्था में पुनः प्रवेश शामिल किया जाना चाहिए। इन नियमों को ठुकरा देने पर इस निकाय की स्थिति कमजोर होने की आशंका है और यहाँ तक कि यह निकाय भंग भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रथम महायुद्ध से पहले इस निकाय की सक्रियता अंतिम सांस ले चुकी थी। तो कापलान के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले प्रतिमान यानी शक्ति संतुलन निकाय प्रतिमान के बाद दूसरा प्रतिमान है शिथिल द्विध्रुवीय निकाय। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन मॉडल की कामयाबी द्विध्रुवीय व्यवस्था के रूप में उभर कर आती है। इसमें दो भिन्न मॉडल आते हैं, शिथिल और कठोर। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में दो शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य अपने सहयोगी राज्यों के साथ दो अलग अलग गुटों का नेतृत्व स्थापित कर लेते हैं। इस मॉडल में शक्ति गुट के अंदर मतभेद विद्यमान रहने की संभावना बनी रहती है। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन व संयुक्त राष्ट्र संघ महाशक्तियों की भूमिका को सीमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तीसरा प्रतिमान जो कापलान के द्वारा दिया गया वह है दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था बड़ी आसानी से कठोर मॉडल में बदल जाती है क्योंकि शिथिल मॉडल में मतभेद विशेषकर तटस्थ राज्यों के अस्तित्व के कारण होते हैं, परंतु दृढ़ मॉडल में निर्गुट राष्ट्रों अथवा अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के समर्थनकर्ता अथवा परराष्ट्रीय कर्ताओं का लोप हो जाता है। कापलान के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चौथे प्रतिमान के रूप में है सार्वभौमिक कार्यकर्ता निकाय। यह मॉडल तभी संभव होता है जब शिथिल द्विध्रुवीय प्रतिमान के आवश्यक कार्यकर्ताओं के कार्यों का विस्तार हो जाए। इसमें राष्ट्र अपने हितों को पूरा करने के लिए परराष्ट्रीय कर्ता के माध्यम पर निर्भर करता है। विश्वव्यापी कर्ता अंतर्राष्ट्रीय संगठन अत्यधिक सशक्त हो जाता है और लगभग सभी राष्ट्रीय कर्ताओं को वह आत्मसात कर लेता है। पांचवें प्रतिमान के रूप में है सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय। इस मॉडल की नींव तब रखी जाएगी जब एक महाशक्ति या फिर संधि द्वारा संपूर्ण राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में लाती है। राज्य प्रादेशिक इकाइयों से बदलकर क्रियात्मक इकाइयों में बदल जाते हैं। समस्त राष्ट्रीय इकाइयां महाशक्ति जो नेतृत्व करती है और विश्वकर्ता का रूप धारण कर लेती है उसमें समा जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छठे प्रतिमान के अंतर्गत कापलान इकाई वीटो सिस्टम प्रतिमान की व्याख्या किए हैं। यह छठा और अंतिम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान है जो कापलान ने प्रस्तुत किया। इसमें बहुत ध्रुवीय विश्व धारणा दृष्टिगोचर होती है। इसमें सब राज्य अपने विरोधी को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसमें सब कर्ताओं की शक्ति बराबर होती है। हर राष्ट्रकर्ता के पास ऐसे परमाणु शस्त्र होते हैं जिसका भय विरोधी राष्ट्र को बना रहता है। अगर कोई आक्रमण करेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह व्यवस्था पारस्परिक धमकी पर आधारित है। इस तरह प्रत्येक राष्ट्रकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। यह स्थायित्व होने की संभावना भी रखती है जब तक कि सब एक दूसरे की धमकी का उत्तर देने की क्षमता रखते हों, अन्यथा जो यह नहीं कर पाएगा वह मिट जाएगा। इस तरह प्रत्येक राष्ट्रकर्ता के पास वीटो का अधिकार आ जाता है। कापलान के व्यवस्था मॉडल का मूल्यांकन। कापलान का व्यवस्था सिद्धांत तीव्र आलोचनाओं से दूर
ना रह सका और इस व्यवस्था मॉडल का आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है। कुछ लेखकों ने इसे एक गलत कदम कहा है क्योंकि इसने वैज्ञानिक अनुसंधान के नाम पर अध्ययन को जरूरत से ज़्यादा जटिल बना दिया है। लीबर तो इसे केवल एक आरंभिक धारणा ही मानते हैं और इसे अपर्याप्त भी कहते हैं तथा यह भी कहा जाता है कि यह सीमित उपागम है क्योंकि इसमें राजनीतिक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के घरेलू तत्वों को शामिल नहीं किया गया है। कैप्लान का मॉडल सीमित है तथा 6 प्रतिमानों को देना इसकी स्वेच्छाचारिता ही है। इन 6 प्रतिमानों में जो विभिन्न कसौटियां अपनाई गई है वे तर्कसंगत नहीं है। इन कसौटियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रतिमान नहीं खड़े किए जा सकते और न ही भविष्य की संभावनाएं ही व्यक्त की जा सकती है। कैप्लान के प्रतिमान का अध्ययन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि चाहे जो भी कमियां, त्रुटियां या दोष हो, कैप्लान के प्रतिमान निरर्थक नहीं है। जो भी कहा जाए, कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में एक स्थान बनाया है। कैप्लान के प्रतिमान कुछ न कुछ सार्थकता अवश्य रखते हैं।